Good morning student, welcome to CA International School online study system. Class plus 2 commerce subject business study lesson unit 5.3 delegation and decentralization, and today we will discuss about delegation of authority in lesson 5.3 delegation and decentralization. ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आप बताइए कैसे हैं, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने अपने समर वेकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से, जो उसमें आपको वर्क मिला था, बहुत ही आपने अच्छे तरीके से उसको फुलफिल किया होगा, और आप आगे भी अपने काम को अच्छे तरीके से ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे जो टाइम ये चल रहा है इसमें अभी घर बैठकर ही पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ ही आपको घर बैठकर अपनी वीडियो शेयर करेंगे और आप उसको अच्छे से समझेंगे, हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, और यही एक्सपेक्टेशन के साथ आज मैं आपको अपनी एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो बेटा आज लेसन हम यूनिट 5 का 5.3 स्टार्ट करेंगे। 5.2 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं, जो आपके समर वेकेशन है उससे पहले। आज 5.3 डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हम स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा क्या है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो यूनिट 5.3 है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन मीन्स होता है भारार्पण, मीन्स आप कह सकते हो अपने भार को दूसरे को सौंप देना कहलाया जाता है डेलीगेशन। और हम रियल लाइफ में भी ऐसा करते हैं, स्कूल में भी ऐसा करते हैं, और आप अपने घर पर भी ऐसा करते होंगे। जैसे कि अभी आपको प्रोजेक्ट दे दिया था हमने बनाने के लिए, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो कि उन्हें कुछ बर्डन ज्यादा लगा हो रिटर्न का, और उन्होंने अपना कार्य अपनी सिस्टर या ब्रदर किसी के थ्रू कराया हो, तो वही सब कहलाया जाता है डेलीगेशन। कि जब हमारे पास कुछ एक्सेस वर्कलोड होता है तो हम उस वर्कलोड को कम करने के लिए हम किसी की हेल्प लेते हैं और उसको अपना कार्य सौंप देते हैं, वो कहलाया जाता है डेलीगेशन। लेकिन हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन तो सौंपना है, यानी अपनी भार को दूसरों को सौंपना डेलीगेशन कहलाया जाता है। इसी के साथ अब मैं आपको बताती हूँ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। वैसे डिसेंट्रलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, हमारे 14 प्रिंसिपल जो हमने पढ़ाया था। डिसेंट्रलाइजेशन फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। एक हमने सेंट्रलाइजेशन पढ़ा था, और यहाँ पर गिवन है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या था, सेंट्रलाइजेशन मीन्स था कि एक व्यक्ति है वो अपने सारे अधिकार अपने पास ही रख लेता है, अपने सबऑर्डिनेट को कोई अधिकार नहीं देता, वो कहलाया जाता था सेंट्रलाइजेशन। लेकिन यहाँ हम डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि व्यक्ति है, कार्य तो देता है लेकिन कार्य के साथ अधिकार भी दे देता है दूसरे व्यक्ति को। दूसरा व्यक्ति मीन्स उसका सबऑर्डिनेट ही होगा, तो वो कहलाया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में भी ऐसा होता है कि हम काम तो देते हैं, काम के साथ ऑफ अथॉरिटी अधिकार भी दे देते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में भी ऐसा है कि अपने वर्कलोड को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, काम तो दे रहे हैं, काम के साथ अधिकार भी दे देते हैं। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, छोटा सा ही अंतर है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी स्मॉल लेवल पर चलता है और डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज स्केल पर चलता है। मीन्स डेलीगेशन अथॉरिटी जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर है, उसने कोई भी अधिकार किसको दे दिया है, मिडल लेवल पर। मिडल लेवल पर कौन से डिपार्टमेंट है, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट है, तो टॉप लेवल ने मिडल लेवल पर जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको अधिकार दे दिया है कि आप अपने जो डिपार्टमेंट में अगर किसी भी व्यक्ति को आपको जरूरत है तो आप अपने बेस पर उसको रख सकते हो, हायर कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को आप अपने बेस पर। ठीक है, ये टॉप लेवल ने अधिकार दे दिया केवल परचेज डिपार्टमेंट को, तो ये कहलाया जाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन ये सभी अधिकार परचेज डिपार्टमेंट को ही नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट है, ठीक है, मार्केटिंग है, इसके अलावा सभी जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पर जब ये दे दिए जाते हैं अधिकार, तो हम कहेंगे कि वो डेलीगेशन अथॉरिटी नहीं है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आगे देखिए बेटा, आज हम देखेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का हमने मीनिंग पढ़ ही लिया है। अब हम देखेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है।
मीनिंग आपको अभी पता चल गया होगा, सिंपल ही है डेलीगेशन अथॉरिटी कि एक व्यक्ति है उसके पास एक्सेस वर्क होता है, वो अपने एक्सेस वर्क को यानी एक्सेस वर्क लोड को कम करने के लिए किसको दे देता है, अपने भार को कम करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट की हेल्प लेता है और अपने सबॉर्डिनेट को क्या कर देता है, वर्क सौंप देता है, वो कहलाया जाता है डेलीगेशन। लेकिन अथॉरिटी कार्य के साथ क्या दे देता है, वो अथॉरिटी दे देता है, तो वो क्या कहलाई जाती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कि एक व्यक्ति है यानी एक मैनेजर है, वो अपने कार्य को कम करने के लिए, अपने कार्य के भार को कम करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट की हेल्प लेता है, उसको कार्य सौंपता है, वो कार्य के साथ क्या दे देता है, अथॉरिटी। अथॉरिटी क्यों दी जाती है, ताकि वो व्यक्ति कार्य को अपने तरीके से कर सके, तो वो कहलाया जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और अब एक क्वेश्चन यहाँ राइज होता है, डेलीगेशन अथॉरिटी क्यों यूज किया जाता है। डेलीगेशन अथॉरिटी इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो एक्सेस वर्क है, ठीक है, एक्सेस वर्क का जो लोड है वो कम हो जाए। फिर इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा जो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, जब वो अपना कार्य दूसरे व्यक्ति को सौंप देगा तो अपना ये क्या कर सकता है, मेन फोकस किस पर दे सकता है, की एरिया पर यानी की एक्टिविटी पर अपना फोकस कर सकता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है कि टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, तो क्या करते हैं, ये मेन कार्य तो अपने पास रख लेते हैं और बाकी कार्य किसको सौंप देते हैं, सबऑर्डिनेट को, ताकि मेन कार्य पर क्या कर सके, फोकस कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सके। जैसे मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उसमें क्या किया करेगा, मैनेजर जो मार्केटिंग का कार्य है, मेन की प्रोडक्ट जो है किस तरीके से उसकी बिक्री की जाए, क्या उसका एडवर्टाइज किया जाए, ये मेन कार्य वो अपने पास रख लेगा। और बाकी जो कार्य है कि सेल्स करके आना है और वेरिफिकेशन भी करनी है, थोड़ी सी लोगों का फीडबैक भी लेना है कि बेचने के बाद व्यक्ति का क्या रिएक्शन रहता है, तो ये सब किसको सौंप देता है, सबऑर्डिनेट को सौंप देता है, जिसके कारण वो अपने महत्वपूर्ण एरिया यानी की एक्टिविटी पर ध्यान दे पाता है। इसे ही बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यही फायदे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, इसलिए हर संस्था में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, डेलीगेशन अथॉरिटी क्या करती है, बाइंड करती है। क्या बाइंड करती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बांध कर रखती है। बाइंड करती है किसको, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है और इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, सुपीरियर होता है, सबऑर्डिनेट होता है और जानबूझकर सुपीरियर सबऑर्डिनेट स्टैब्लिश होते हैं, उनके में रिलेशन बनाया जाता है और आपको ना चाहते हुए भी कहना मानना होता है अपने सुपीरियर का, वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल में जानबूझकर कोई भी किसी व्यक्ति को आदेश नहीं दे सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप माने या नहीं माने, या उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हैं या नहीं, ये मैं आपको बता ही चुकी थी। तो डेलीगेशन अथॉरिटी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है, ठीक है, और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, बाइंड करती है, बांधे रखती है। अगर डेलीगेशन अथॉरिटी यूज नहीं होगी तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब डेलीगेशन अथॉरिटी यूज करते हैं तो यहीं पर डेलीगेशन अथॉरिटी के कारण ही दो रिलेशन जो है बनते हैं, किसका, एक तो सुपीरियर का और दूसरा किसका, सबऑर्डिनेट का, ठीक है। डेलीगेशन अथॉरिटी के कारण ही सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का एक रिलेशन बनता है संस्था में, इसलिए ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, बाइंड करती है, उसको बांधे रखती है। ये है डेलीगेशन अथॉरिटी का मीनिंग। अब आता है डेलीगेशन अथॉरिटी में होता क्या है, डेलीगेशन अथॉरिटी के एलिमेंट क्या है। तो देखिए डेलीगेशन अथॉरिटी के एलिमेंट, देखिए डेलीगेशन अथॉरिटी में क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है अथॉरिटी एंड लास्ट है अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन अथॉरिटी, सौंपना क्या है, सौंपना तो काम ही है, तो वही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक व्यक्ति को ड्यूटी दी जाती है
या आप कह सकते हैं टास्क दिया जा रहा है या क्या दिया जा रहा है, कुछ काम, यानी जो कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। जब ड्यूटी दी जाती है तो व्यक्ति की ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य उत्पन्न हो जाता है कि उसको जो कार्य दिया है उसको वो क्या करे, फुलफिल करे, क्या करे, फुलफिल करे, उसको कंप्लीट करे, यही कहलाई जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब एक व्यक्ति को कोई ड्यूटी दी जाती है, कोई कार्य दिया जाता है, जैसे ही कार्य आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी उत्पन्न हो जाती है उस कार्य को पूरा करने की, वही कहलाई जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपको कार्य दिया था हमने आपके हॉलीडे के टाइम जो जून में है कि आपको प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो प्रोजेक्ट पूरा करना आपकी एक क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाई जाती है। जब कोई कार्य है तो जैसे ही कार्य आ जाता है तो एक हमारे कर्तव्य उत्पन्न हो जाता है उसको पूरा करना, वो कहलाई जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है, जब कोई कार्य दिया जाता है तो कार्य के साथ क्या दिए जाते हैं, कुछ अधिकार दिए जाते हैं। कार्य के साथ क्या दिए जाते हैं, कुछ अधिकार। अधिकार क्यों दिए जाते हैं कि कार्य तो दे दिया लेकिन आप अपने तरीके से नहीं कर सकते उस कार्य को, ये हमने अधिकार नहीं दिया, तो आप उस कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए अथॉरिटी दी जाती है। और जहां अथॉरिटी दी जाती है तो वहां क्या उत्पन्न हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, आंसर। जहां कोई कार्य दिया जाता है, कार्य के साथ अधिकार दिए जाते हैं, तो जैसे ही अधिकार दिए जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी उत्पन्न हो जाती है, जवाबदेही बन जाती है कि व्यक्ति को मैं कार्य भी दिया, कार्य को अपने तरीके से करने का अधिकार भी दिया, अब वही आंसर देगा कि कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या डिफिकल्टी आई, तो ये आंसर उसी को देना, वो कहलाई जाती है अकाउंटेबिलिटी। चलिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही आ जाते हैं, इसकी डिटेल पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्या ये तीन इसके एलिमेंट थे, एलिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिटेल पर आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, सिंपल मीनिंग, कोई रटना नहीं है। जब आपको कोई काम दे दिया, ड्यूटी दे दी, तो खुद आप वर्ड यूज करते कि अब मेरी जिम्मेदारी उत्पन्न हो गई है, मुझे काम मिला है, मुझे पूरा करना, आप खुद कहते हैं कि जब कोई काम मिल गया कि मुझे पूरा काम करना है, आज मुझे काम मिला है, तो वो और कुछ नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाई जाती है कि कोई कार्य दिया है उसको पूरा करना। चलिए अब इसके फीचर की ओर जाते हैं। इसके फीचर क्या हो सकते हैं, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के फीचर, सोचिए क्या हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के फीचर, मीनिंग से ही तो फीचर आता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या करते हैं, दूसरे से आइए, काम तो हमें किसी दूसरे ने दिया है यानी हम दूसरे को दे सकते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या की जाती है, असाइन सम अदर, यानी दूसरे व्यक्ति को क्या की जा सकती है, सौंपी जा सकती है। और दूसरी इसकी फीचर क्या बनती है, व्यक्ति को सौंपी जा सकती है, लेकिन सौंपने के बाद नहीं खत्म हो जाती जिम्मेदारी कब पूरी होगी, जब उसको पूरी निष्ठा के साथ आप करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ड्यूटीफुल यानी पूरी निष्ठा के साथ आप उसको करें। और इसके अलावा थर्ड आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कब उत्पन्न होती है, जब किसमें रिलेशन हो, सुपीरियर हो और कौन हो उसके अंतर्गत, सबोर्डिनेट। जहां सुपीरियर सबोर्डिनेट होते हैं वहां पर उत्पन्न हो जाती है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सुपीरियर अपने काम के बर्डन को कम करने के लिए अपने सबोर्डिनेट को कार्य सौंपेगा। तो यही फीचर है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसके अलावा इसका फ्लो होता है अपवर्ड। इसका फ्लो क्या होता है, अपवर्ड। अपवर्ड मीन्स कार्य जब पूरा हो जाता है, ठीक है, सुपीरियर को कार्य, सुपीरियर ने सबोर्डिनेट को कार्य दिया है, कार्य देने के बाद सबोर्डिनेट को ही वो पूरा करना है, पूरा करके ये वापस किसको सौंप देगा, सुपीरियर को, इसलिए इसका फ्लो क्या होता है, अपवर्ड होता है। तो ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 क्या है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 2। रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 मीन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 मीन्स आता है ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 मीन्स ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 मीन्स क्या होता है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी चलाना, ऑपरेटिंग संचालन करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 का मीनिंग क्या है, 2 मीनिंग आपकी बुक में गिवन है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 मीन्स ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा सकती है। ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स काम दे दिया, अपना काम के साथ कार्य करने का क्या दे दिया, अधिकार दे दिया, तो वो कहलाई जाती है ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 मीन्स क्या है, अल्टीमेट, अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंतिम रूप से कार्य, क्या अंतिम रूप से मीन्स जवाबदेही, जवाबदेही दूसरे व्यक्ति को सौंपी नहीं जा सकती है। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी 2। और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 का मीनिंग तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जब मैं अकाउंटेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। तो ये था फिलहाल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 का मीनिंग। ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कार्य दिया, कार्य के साथ अधिकार दिए, ये हम दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 मीन्स अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदेही, हम अपना कार्य तो दे सकते हैं, जैसे कि आपको कार्य दिया था, अपने प्रोजेक्ट तैयार करना है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने खुद बिल्कुल तैयार नहीं किया, अपने ब्रदर सिस्टर से कराया हो, ठीक है, तो काम आपका था, आपने अपने अधिकार भी दे दिए, ठीक है, अपने भाई बहन को कि आप तैयार कर दीजिएगा, लेकिन मैंने आपको कार्य दिया था, मैं आंसर आपसे ही लूंगी, आप अपने ब्रदर सिस्टर को आगे नहीं कर सकते कि इन्होंने पूरा किया था, अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई तो इजी से आंसर लीजिए, नहीं, आंसर केवल आप ही मुझे देंगे, मैंने आपको काम दिया था, तो आप अपना काम आगे तो फ्लो कर सकते हो पूरा कराने के लिए, यानी ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे सकते हो, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसर केवल आप ही मुझे देंगे, इसके अलावा मैं आंसर किसी से नहीं लूंगी, तो ये कहलाया जाता है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए इसके बाद आता है अथॉरिटी क्या है। देखिए अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी मीन्स जब कोई ड्यूटी दी जाती है, तो ड्यूटी यानी कोई कार्य दिया जाता है, कार्यों को अपने तरीके से पूरा करने का अधिकार देना कहलाई जाती है अथॉरिटी, यानी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये किसमें हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प, यानी हम डिसीजन ले सकते हैं, ये कहलाई जाती है अथॉरिटी। इसका फ्लो कैसा होता है, इसका फ्लो होता है डाउनवर्ड, इसका फ्लो क्या होता है, डाउनवर्ड, क्योंकि अथॉरिटी कहां से शुरू होती है, टॉप लेवल से, टॉप लेवल मिडल को देता है और मिडल किसको देता है, लोअर को, इसलिए इसका फ्लो होता है डाउनवर्ड। अब इसकी फीचर क्या हो सकती है, देखिए इसके फीचर्स, सबसे पहले इसके फीचर है अथॉरिटी के, कि अथॉरिटी कब उत्पन्न होती है, जब सुपीरियर है और कौन है, सबऑर्डिनेट है, उनका जब रिलेशन है आपस में, तब अथॉरिटी उत्पन्न हो जाती है। मींस सुपीरियर अपनी अथॉरिटी किसको दे देता है, सबऑर्डिनेट को दे देता है, ताकि सुपीरियर का जो वर्कलोड है कम हो जाए, सुपीरियर सबऑर्डिनेट कार्य को अच्छे तरीके से कर सके। और अथॉरिटी का और क्या फायदा होता है, सौंपने का, अथॉरिटी सौंपने का फायदा ये होता है कि जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे देता है कार्य के साथ, तो उसके सबऑर्डिनेट का क्या होता है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसे, वो कार्य सीख रहा है जो उसके सुपीरियर का कार्य है, मींस आने वाले भविष्य में ये सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर, यानी आप कह सकते हैं अपना जो मैनेजर है उसके कार्य के भार को संभालने के एबल हो जाता है, तो ये है अथॉरिटी। इसके अलावा अथॉरिटी का रिलेशन है पोस्ट से, पोस्ट जितनी हाई होती है उतनी ही अथॉरिटी आपको मिलती है, और पोस्ट जितनी लो होती है अथॉरिटी आपके पास क्या होती जाती है, लेस होती जाती है। जैसे देख लीजिए दिनेश सर है, हमारे कोऑर्डिनेटर है, तो कोऑर्डिनेटर है इट मींस हमसे हाई पोस्ट पर है, तो उनके पास एक अलग ही अथॉरिटी है, हाई अथॉरिटी, उनको एक कैबिन में मिला हुआ है, हमें कहाँ मिला हुआ है। ऐसे ही अगर पोस्ट लो होती है तो अथॉरिटी क्या होती जाती है, कम हो जाती है, तो अथॉरिटी का रिलेशन पोस्ट से होता है। तो ये थी अथॉरिटी, अथॉरिटी देना जरूरी होता है अगर कार्य को फुलफिल कराना चाहते हैं, और अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड व्यक्ति को टैलेंट बनाना चाह रहे हैं, टैलेंटेड व्यक्ति को एक डेवलप करना चाह रहे हैं, टैलेंटेड व्यक्तियों की फौज तैयार करना चाह रहे हैं, तो आपको अथॉरिटी देनी ही पड़ेगी अपनी सबऑर्डिनेट को, तो ये कहलाई जाती है अथॉरिटी। इसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। देखिए अकाउंटेबिलिटी क्या है,
अब आता है अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही। जवाबदेही मीन्स आंसर देना, वो कहलाया जाता है अकाउंटेबिलिटी। और आंसर देना तो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। आंसर हमें हर किसी का देना होता है, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो, हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमें हर तरीके का आंसर हमें देना होता है। आंसर हर जगह उत्पन्न होता है। आपने काम नहीं किया, आपने अच्छे मार्क्स लिए तो भी आपको आंसर देना होता है। आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो भी आपको आंसर देना होता है। किसी ने टॉप कर दिया क्लास में जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उससे भी हम आंसर लेते हैं कि आपने ऐसा क्या किया, हमने नहीं सोचा था, आपने इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले लिए। तो आंसर वहां भी उत्पन्न होता है। जिससे हमने एक्सपेक्ट किया कि इतने परसेंटेज वो ले जाएगा, लेकिन वो नहीं लेके जाता, आंसर उससे भी लिए जाते हैं। तो जहां आंसर उत्पन्न इतने होते ही हैं, तो वहां डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कैसे अकाउंटेबिलिटी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी उत्पन्न होगी ही। तो यहाँ भी आंसर देना होता है। जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वहां अथॉरिटी भी दी जाती है, तो अकाउंटेबिलिटी तो उत्पन्न होगी ही। अकाउंटेबिलिटी तो वैसे भी दी जाती है, जवाब तो हर जगह दिया जाता है, और खासकर उत्पन्न हो ही जाता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या दी जाती है, अकाउंटेबिलिटी। जैसे अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम, कि आपने क्या किया, कैसे काम किया, आपका रिजल्ट क्या रहा, उसका आंसर देना कहलाया जाता है अकाउंटेबिलिटी। इट फ्लो अपवर्ड, इसका अपवर्ड फ्लो होता है। अपवर्ड कैसे, क्योंकि मैनेजर है, मैनेजर ने कार्य किसको दिया है, अपनी सबॉर्डिनेट को दिया है। सबॉर्डिनेट को कार्य के साथ अथॉरिटी भी दे दी। अब सबॉर्डिनेट ही आंसर देगा मैनेजर को कि कार्य पूरा हुआ या नहीं। क्योंकि अभी हम आपसे वर्क मंगाएंगे कि आपने हॉलीडे में कितना काम किया, तो आंसर हम आपसे ही लेंगे, आप ही हमें आंसर देंगे फाइनल आउटकम का। इट फ्लो अपवर्ड, तो अपवर्ड फ्लो होगा आपसे हमारे, आप फ्लो करेंगे हमें अकाउंटेबिलिटी, इसलिए ये अपवर्ड फ्लो होता है। अब आती है फीचर कैन नॉट डेलीगेट टू सम अदर पर्सन। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही दूसरे पर्सन को नहीं सौंप सकते। उसी व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा जिस व्यक्ति को काम दिया था। आप ही हमें आंसर देंगे अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ जब हम मंगाएंगे, या जैसे हमें कोई कार्य मिलता है स्कूल में तो हम ही आंसर देते हैं कि हमने उस कार्य को पूरा किया या नहीं। हम दूसरे व्यक्ति को आगे नहीं कर सकते। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर है, हम उसको प्रिपेयर करते हैं, बाय चांस उसमें कभी अटेंडेंस हमने आपके थ्रू करा ली और उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, तो मैं किसी भी स्टूडेंट को आगे नहीं कर सकती कि इसकी वजह से मिस्टेक हुई है, क्योंकि आंसर काम मेरा था और अधिकार मुझे मिले हुए हैं कि मैं उसको कैसे मेंटेन करूं, तो जवाब भी मुझे ही देना होगा। इसलिए अकाउंटेबिलिटी दूसरों को नहीं सौंपी जा सकती। तो क्या सौंपे जा सकते हैं दूसरों को, सोचिए क्या सौंपे जा सकते हैं तीनों में से दूसरे व्यक्ति को? केवल ये दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दूसरे व्यक्ति को डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी दूसरे व्यक्ति को डेलीगेट नहीं कर सकते। फिर देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी ये एलिमेंट है डेलीगेशन अथॉरिटी के। इसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी तो दूसरे व्यक्ति को सौंपी जा सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं सौंप सकते। अकाउंटेबिलिटी वही व्यक्ति आंसर देगा जिस व्यक्ति को मिला था कार्य। अब आता है इसके फीचर, क्या फीचर यही, डेलीगेट दूसरे व्यक्ति को सौंपे जा सकते हैं। इट इज ओनली टू अ डेलीगेटर, ये केवल डेलीगेटर यानी जो इसने कार्य सौंपा है। जैसे मैंने अपना कार्य को कम करने के लिए मुझे किसी भी व्यक्ति ने, प्रिंसिपल मैम ने मुझे काम दिया और मैंने अपने कार्य को भार को कम करने के लिए आपसे करा लिया, लेकिन आंसर मैं ही दूंगी। इसलिए ये केवल डेलीगेटर के वर्ड ही रहती है, यानी मैंने, मेरे ही प्रति। इट बेसिस सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जवाबदेही तब हम देते हैं, जवाब हम तब देना पसंद करते हैं जब हमारे आगे सीनियर हो और हम उसके क्या हो, सबऑर्डिनेट हो। वरना आपस में आप फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, आपका मूड हो तो दीजिए आंसर, नहीं हो तो मत दीजिए। लेकिन जहाँ सीनियर सबऑर्डिनेट कहाँ होंगे, जहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए बोला है ये बाइंड करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। जहाँ फॉर्मल है तो सीनियर और सबऑर्डिनेट होंगे ही, जहाँ सीनियर सबऑर्डिनेट होंगे तो सबऑर्डिनेट को आंसर देना ही पड़ेगा। किसको, सीनियर को। जैसे आपको आंसर देना ही पड़ेगा हमें, ना चाहते हुए भी।
इट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए मेन लाइन, फोकस कीजिए इस लाइन पर। अकाउंटेबिलिटी कब उत्पन्न होती है? क्योंकि जब डेलीगेशन अथॉरिटी यूज की जाती है, डेलीगेशन सौंप रहे हैं कार्य को किसके साथ? अधिकारों के साथ दे रहे हैं, तब उत्पन्न हो जाती है क्या? अकाउंटेबिलिटी। ओके बेटा, तो इसी के साथ आज के टॉपिक हम फिनिश करते हैं। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आज आपको बताया डेलीगेशन अथॉरिटी क्या है। डेलीगेशन अथॉरिटी मींस एक्सेस कार्य को बर्डन कम करने के लिए व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हेल्प लेता है, उसको कार्य सौंप देता है, वो कराई जाती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन अथॉरिटी के 3 एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दूसरे व्यक्ति को सौंपी जा सकती है, लेकिन क्या नहीं सौंपी जा सकती? अकाउंटेबिलिटी मींस आंसर आप दूसरे व्यक्ति को आगे नहीं खड़ा कर सकते कि ये आंसर देगा। कार्य आपका था तो आप ही आंसर देंगे। इट मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर तो सौंपी जा सकती है, लेकिन क्या नहीं सौंपी जा सकती? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मींस अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस आंसर दूसरे व्यक्ति को हम नहीं सौंप सकते कि मेरा आंसर आप दे देना। जिसको कार्य मिला वही इसका आंसर देगा। तो आई होप आपने आज इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश की होगी और आप अच्छे से इसको समझेंगे भी, अच्छे से लर्न करने की कोशिश भी करेंगे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने इस टॉपिक को और आगे लेकर चलकर। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.